हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ चुका हूं आप लोगों के लिए एक नए एपिसोड के साथ। तो हेलो गाइस, मैं हूं राज और आप लोग देख रहे हैं राज द स्टोरी। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज का स्टोरी, तब तक के लिए बाय बाय। CH 207 अतिथि परेशानी भाव। रात के घने अंधेरे में एक पुराने घर के अंदर बड़े से कमरे में हर तरफ लाशें बिछी हुई थी और उस कमरे के बीचों बीच शौर्य खड़े होकर शांति से अपनी तलवार रक्त सम्राज्ञी को देख रहा था। रक्त सम्राज्ञी हवा में तैरते हुए आसपास की लाशों से उनका लगे एसेंस एब्जॉर्ब कर रही थी। सारा लाइफ एसेंस एब्जॉर्ब होने के बाद रक्त संग्रह ने पेट पर हाथ फेरा और एकदम सेडिक्टिव अंदाज में शौर्य से बोली, साधकों का लाइफ एसेंस बहुत ही स्वादिष्ट होता है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम्हें आज मेरा ख्याल आया, वरना तुम्हें तो सिर्फ चंद्रहास ही दिखती है। शौर्य ने उसकी बातों को नजरअंदाज किया और अपना हाथ घुमाकर रचे हुए पूरे बैरिया को नष्ट कर दिया। जब शौर्य घर से सही सलामत बाहर आया तो सभी जासूसों की आंखें फैल गई थी। जैसे ही बैरियर हटा उन्हें कमरे के अंदर का नजारा दूर से ही दिख गया। यहाँ मौजूद हर एक लाश कई टुकड़ों में बट गई थी। इस नजारे को देखकर उन जासूसों को शौर्य एक साधक कम एक कसाई ज्यादा लग रहा था। अपना काम निपटा कर शौर्य ने राजा को भीमा का सिर सौंप दिया और उसे दिए गए कमरे में सोने के लिए चला गया। वे लोग कल सुबह गुरुकुल के लिए निकलने वाले थे। दूसरे दिन सुबह सुबह राजा ने 10 गरुड़ों को तैयार किया और गुरुकुल के लोगों को विदा करने की पूरी तैयारी कर दी थी। तभी शौर्य को कल रात की बात याद आए और उसने मयंक को अपने पास बुलाया। वह मयंक को राजा के पास ले जाते हुए बोला, दरअसल महाराज, कल रात को मैं आपको एक उपहार देना चाहता था मगर दे नहीं पाया। उसके बाद शौर्य ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए एक अंगूठी राजा के हाथ में रख दी। वह अंगूठी एकदम मामूली लग रही थी तो राजा ने उसे नजरअंदाज किया और शौर्य की भावना का सम्मान करते हुए उसे ले लिया। तभी शौर्य ने राजा को देखकर कहा, महाराज, आप अपने खून की एक बूंद इस अंगूठे पर डालिए और आपको इस अंगूठी की एक खासियत पता चल जाएगी। राजा को ये थोड़ा अजीब लगा, पर उसके लिए एक बूंद खून कुछ ज्यादा नहीं था, तो उसने एक नुकीली चीज को उंगली में चुभाया और एक बूंद खून अंगूठी के ऊपर डाल दिया। खून की बूंद गिरते ही राजा को अचानक उस अंगूठी से एक जुड़ाव महसूस हुआ और राजा तुरंत अगले ही पल शौक और हैरान से मुंह खोलकर शौर्य को देखने लगा। शौर्य ने राजा के कंधे पर हाथ रखा और हाँ में सिर हिलाया। राजा के चेहरे पर खुशी के भाव थे और वह उसे किसी से छुपा भी नहीं रहा था। इधर राजा को तोहफा देने के बाद शौर्य ने नीति को देखा और बोला, नीति, उस दिन तुमने मुझे अपनी गरुड़ सवारी दी थी तो मैं तुम्हें आज उसके बदले कुछ देना चाहता हूँ। इतना कहते ही सभी की आंखों के सामने एक बुलेट बाइक प्रकट हो गई। नीति को ये अजीब चीज इतनी पसंद नहीं आई, पर मयंक जो चुपचाप वहां खड़ा था उसने तुरंत उस बुलेट बाइक की ओर झपट्टा मार दिया और उसे पास से निहारते हुए बोला, OMG, ये तो बुलेट है। इस आयाम के अंदर बुलेट मिलना और उसे अंदर लाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। नीति, तुम मेरा गरुड़ ले लो और मुझे ये बाइक दे दो। नीति को कुछ समझ नहीं आया, पर मयंक आगे बोला, शौर्य, तुम्हें पता है मैं तुमसे उसी दिन गुरुकुल में इस बुलेट के बारे में पूछना चाहता था, पर अब तुम इसे नीति को दे रहे हो, पर उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता। पर हमारे यहाँ तो पेट्रोल है ही नहीं, तो इसे कैसे चलाएंगे। शौर्य ने ये सुना तो मुस्कुराते हुए बोला, इसका इंजन मैंने डिजाइन किया है और ये आध्यात्मिक पत्थरों पर चलती है। ये सुनकर तो मयंक उछल पड़ा और उस बुलेट के ऊपर बैठकर आसपास चक्कर लगाने लगा। दूर खड़े रहकर राजा, नीति, निवेश और नंदक इसे देख रहे थे। अब उन्हें भी इसे चलाने की इच्छा हो रही थी, पर उन्हें इसे चलाने का सही तरीका नहीं मालूम था, तो उन सभी ने मयंक को देखा और सोचा, बस कुछ दिन और जब हम इसे चलाना सीख जाएंगे तो देखते हैं कि असल में ये बुलेट किसकी है। इनके बीच बाइक देकर शौर्य ने झगड़े का एक बीज राजपरिवार के इन बड़े बच्चों में छोड़ दिया और गरुड़ पर सवार होकर वह वापस गुरुकुल की ओर निकल पड़ा। प्रधानाचार्य और बाकी के वरिष्ठ आचार्य भी बाकी गरुड़ों पर सवार हो चुके थे। वापस जाते वक्त पिछली बार की तरह गरुड़ों ने कोई अजीब हरकत नहीं की और सभी लोग कुछ ही घंटों में गुरुकुल पहुंच गए। अब मुकाबले के सिर्फ 4 दिन ही बाकी थे, तो शौर्य को अपनी साधना बढ़ाने की एक्टिंग करनी थी, इसीलिए वह अपनी पहाड़ी पर वापस आ गया। नागशिखा आज शांति से पेड़ और पौधों को पानी दे रही थी और एक मधुर सी धुन गुनगुना रही थी। ये कोई प्राचीन संगीत की धुन थी। जब उसने शौर्य को पहाड़ी पर महसूस किया, वह तुरंत कुटिया के अगले हिस्से में आए और उसने शौर्य का अभिवादन किया।
शौर्य ने उसे 3 दिनों तक साधना करने के लिए बैठने की बात बता दी और अपनी कुटिया के अंदर वह जाने ही वाला था, तभी उसकी पहाड़ी की ओर आसमान से एक विशाल पक्षी आते हुए दिखाई दिया। जैसे जैसे वह पक्षी शौर्य के 12वीं पहाड़ी की तरफ आ रहा था, उसका असली स्वरूप स्पष्ट होने लगा था। इस पक्षी के शरीर पर पंख बिल्कुल भी नहीं थे, बल्कि इसका पूरा शरीर मछली जैसी खालों से ढका हुआ था और वह एक पक्षी कम मछली ज्यादा लग रहा था। शौर्य ने अपने जीवन में इस पक्षी को पहली बार देखा था, लेकिन उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि इसके ऊपर 2 लोग सवार थे। एक मध्यम आयु का आदमी और एक शौर्य की उम्र का लड़का उसके ऊपर सवार थे। उन दोनों के पीठ पर लंबी और चौड़ी तलवार टंगी थी। वह पक्षी पहाड़ी के सामने आकर रुक गया और तभी वह मध्यम आयु का आदमी चिल्लाते हुए बोला, विष्णुदत्त बाहर निकल, आज यहाँ तुझे और तेरे शिष्य को चुनौती देने आया हूँ। उस आदमी की आवाज में बहुत ज्यादा घमंड और विष्णुदत्त के लिए नफरत साफ झलक रही थी। उसके यहाँ आते ही गुरुकुल के सभी लोग भी 12वीं पहाड़ी की तरफ दौड़ पड़े। शौर्य ने ये सुना तो मन ही मन बोला, साला एक दिन भी बिना कोई पंगा हुए नहीं गुजारा। इन लोगों को क्यों इतना मरने की जल्दी होती है जो मुंह उठाकर मेरे सामने ही चले आते हैं। लगता है ये बुढ़ा यहाँ नया है, वरना ये अपने शिष्य को लेकर यहाँ फोकट में मरने के लिए नहीं आता। अब मुझे मेरी चैन की नींद छोड़कर इस पगले से मुकाबला करना पड़ेगा। लोग कहते हैं अतिथि देवो भाव, पर ये तो अतिथि परेशानी भाव है। शौर्य ने अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और एक झूठी मुस्कान के साथ कहा, मान्यवर मेरे गुरु इस वक्त पहाड़ी पर मौजूद नहीं है। आप 3 दिन बाद मुकाबले के लिए चुनौती देने आ सकते हैं। मैं और मेरे गुरु आपकी इस चुनौती को जरूर स्वीकार करेंगे। उस आदमी ने जब ये सुना तो उसने शौर्य को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, तो तुम हो उस शराबी के नए शिष्य, उस साले ने अच्छा बकरा पकड़ा है। पर कोई बात नहीं, मेरा शिष्य आज ही तुमसे मुकाबला करेगा। 3 दिन बाद मैं भी तुम्हारे गुरु के साथ मुकाबला करूंगा। मान्यवर, मैं अपने गुरु की आज्ञा के बिना आपसे मुकाबला नहीं कर सकता। शौर्य ने बड़े ही विनम्र होकर ये चुनौती ठुकराने की कोशिश की थी। पर कहते हैं ना, अगर जिंदगी ने तुम्हारे घोड़े लगाने का ठान लिया हो तो फिर ऐसे नहीं तो वैसे वो तुम्हारे घोड़े लगाकर ही रहती है। तभी आसमान से एक आवाज आती है, इस गुरुकुल का प्रधानाचार्य होने के नाते मैं इस मुकाबले की अनुमति देता हूँ। शौर्य, तुम पहले गुरुकुल के दिव्य पुत्र हो, बाद में विष्णुदत्त के शिष्य हो, तो तुम इस चुनौती से पीछे नहीं हट सकते। प्रधानाचार्य हवा में खड़े होकर शौर्य को एक कुटिल मुस्कान देते हुए कहता है। शौर्य तुरंत समझ गया कि इस मुसीबत को यहाँ बुलाने के पीछे भी प्रधानाचार्य का ही हाथ था। शौर्य ने भी हाथ जोड़कर बेमन से प्रधानाचार्य को प्रणाम किया और फिर उस मछली मतलब उस पक्षी के ऊपर बैठे आदमी से कहा, मान्यवर, मैं अपने प्रधानाचार्य की अनुमति से इस मुकाबले लड़के लिए तैयार हूं, पर उसके पहले आप अपना परिचय बताएं, क्योंकि मुझे मेरे गुरु को भी आपके बारे में बताना पड़ेगा कि कौन यहाँ आकर मेरे हाथों कुत्ते की तरह पीट कर गया है। शौर्य ने एकदम विनम्रता से उस आदमी का अपमान किया, पर उसे इस बात का एहसास भी नहीं होने दिया। पहले तो वह आदमी खुश था, पर जैसे ही शौर्य की आखिरी लाइन उसने सुनी तो उसे बेहद तेज गुस्सा आया और वह अपनी उंगली शौर्य की ओर करते हुए कुछ बोलने ही वाला था, तभी उसका पीछे खड़ा शिष्य बीच में ही बोल पड़ा, घमंडी लड़के, तुझे तेरे बेवड़े गुरु ने नहीं सिखाया क्या कि अपने से बड़ों का आदर कैसे करना चाहिए? तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारा अपमान करने की? तभी शौर्य ने अचानक अपना विनम्र लहजा बदल दिया और बोला, अबे ओ चिरकुट, ज्यादा भूख मत, वरना तुझे मेरी पहाड़ी का कुत्ता बनाकर बांध दूंगा। और पहले जो पूछा है उसका जवाब दे, वरना निकल यहाँ से, मेरे पास तुझ जैसे बालिश बुद्धि से बात करने का समय नहीं है। ये सुनकर वहां आए हुए गुरुकुल के सभी लोग हैरान होकर शौर्य को ही देखे जा रहे थे। ये कितना अजीब है, क्या इसके अंदर 2 अलग अलग लोग रहते हैं क्या? ऐसे कैसे इसने इतने जल्दी विनम्र छात्र से एक बदतमीज छात्र में ये बदल गया? तभी उस आदमी की नजर शौर्य के बगल में खड़ी नागशिखा पर पड़ी। वह तुरंत अपना सीना तानकर नागशिखा को इम्प्रेस करने के इरादे से कहता है, मैं खगाश्रम का प्रमुख मुकेश हूँ और ये मेरा शिष्य है, और ये मेरा शिष्य है, इसका नाम लंकेश है। हमारी विशेषता तलवार है, तो हम तलवार का उपयोग करके इस मुकाबले को शुरू करेंगे। शौर्य ने जब ये सुना कि इनके आश्रम का नाम खगाश्रम है और ये सिर्फ तलवार का उपयोग करके लड़ना चाहता है, तो शौर्य ने एक बार फिर मुकेश से पूछा, तुम अच्छे से जानते हो कि तलवार का प्रयोग करके मुकाबला करना है तो जान का खतरा भी हो सकता है। क्या तुम सच में तलवार का मुकाबला करना चाहते हो? शौर्य के इस सवाल की वजह से मुकेश को लगा कि शौर्य इस मुकाबले से डर गया है, तो वह अकड़ कर बोला, हाँ, ये मुकाबला असली तलवार से ही होगा।
शौर्य ने जब कंफर्म किया कि इन्हें सच में तलवार से ही मुकाबला करना है तो उसने नाराजगी से सिर हिलाया और बोला, ठीक है फिर मैं इस मुकाबले के लिए तैयार हूँ। इतना कहकर शौर्य ने अपनी चंद्रहास का आवाहन किया और शौर्य के शरीर से एक प्रकाश पुंज निकला और उसने तलवार का आकार लिया और अगले ही पल एक चमचमाती लंबी और चौड़ी तलवार शौर्य के हाथ में प्रकट हो गई। इधर लंकेश ने भी अपने पीठ की तलवार निकाली और आगे बढ़ने लगा, पर मुकेश ने उसे तुरंत रोक दिया और बोला, बच्चे ये तलवार तुम्हें किसने दी है? ये सुनकर शौर्य ने मुकेश को देखा और फिर सोचकर बोला, इस तलवार को मेरे आराध्य ने मुझे दी है, पर उनका नाम जानने की तुम्हारी औकात नहीं है। अपने गुरु का ऐसा अपमान देखकर लंकेश गुस्से से दहाड़ा और हवा से ही जमीन पर कूद गया। ये दोनों गुरु शिष्य साधक नहीं थे, या फिर कह सकते हो वो साधना के दूसरे स्टाइल का प्रयोग करते थे। इन दोनों की सारी शक्ति इन्होंने अपने मणिपुर चक्र में संग्रहित की थी और ये दोनों साधना के दूसरे नियमों का अनुसरण करते थे। ऐसे साधकों से शौर्य चाइना टाउन में मिला था जिन्हें प्रधानाचार्य ने भेजा था। ये भारतीय प्राचीन साधना का उपयोग नहीं करते थे, ये अमर साधना का उपयोग करते थे और इसके जरिए खुद की आयु बढ़ाने के लिए साधना करते थे। जमीन पर उतरते ही लंकेश ने एक पल की भी देरी नहीं की और सीधा शौर्य पर उसने हमला बोल दिया था। लंकेश की तलवार दिखने में लंबी थी पर पतली थी और बेहद लचीली थी, बिल्कुल चाइनीज सेबर की तरह। उसने पहले तो इस तलवार से शौर्य को घोंपने की कोशिश की मगर वह कामयाब नहीं हुआ। फिर उसने उस तलवार को आधा और तिरछा चलाना शुरू किया। शौर्य काफी देर तक सिर उसके हमलों को डोज कर रहा था। जब उसे समझ आया कि ये लड़का तो अभी तलवार चलने में बच्चा है तो इसे सबक सिखाना जरूरी था। शौर्य ने चंद्रहास को ऊपर उठा लिया और बोला, लगता है तुम्हें असल तलवार का खौफ मालूम नहीं है, चलो आज देख ही लो ताकि इसके बाद तलवार का उपयोग करके तुम और तुम्हारा गुरु कभी भी घमंड ना करो। शौर्य ने चंद्रहास को आधा ऊपर उठाया और उल्टे हाथ की तरफ से एक स्विंग मार दिया और उसके बाद एक तलवार आंदोलन अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ उस पर बरस पड़ा। अचानक आसपास ठंडी तलवार आभा फैल गई और लंकेश को आने वाले हमले धीरे धीरे जोरदार लगने लगे। हर एक अगला वार पिछले वार से ज्यादा ताकतवर और सटीक होता था। अब लंकेश खुद को अपनी तलवार को आगे करके बचाने की कोशिश करने लगा, पर एक सीधा वार उसकी आड़ी तलवार पर लगा और उसके तलवार के टुकड़े हो गए। लंकेश की आंखें बड़ी हो गई और अपनी टूटी तलवार को ही वह देखे जा रहा था। पर मुकेश जो ये देख रहा था वह इतना हैरान नहीं था। अभी तक शौर्य ने सबसे मूलभूत तलवार का दांव चला था, पर उसने उनका अभ्यास इतनी बार किया था कि तलवार चलाते समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो तलवार शौर्य के अंग का एक हिस्सा हो। ऐसे तलवारबाज से तो खुद मुकेश भी नहीं लड़ सकता था। लंकेश तो उसके आसपास भी नहीं था। वो तो शुक्र है कि शौर्य ने ज्यादा बल का प्रयोग नहीं किया, वरना अब तक कांके की लंका लग गई होती। मौके तुरंत उस पक्षी से उतर गया और बोला, विष्णुदत्त के शिष्य तुम सच में प्रतिभावान हो और तुम्हारी तलवार तो बहुत शानदार है। मुझे मेरे शिष्य की हार मंजूर है। शौर्य ने अपने हाथ को झटक दिया और चंद्रहास गायब हो गई। उसने दोनों हाथ जोड़कर मुकेश को प्रणाम किया और बोला, तारीफ के लिए आपका धन्यवाद, मैं आपसे अब इजाजत चाहूंगा। कुछ दिन बाद मेरा प्रधानाचार्य से मुकाबला होने वाला है, मैं आशा करूंगा कि आप भी उस दिन इस मुकाबले को देखने जरूर आना। इससे आपके शिष्य को अधिक सीखने मिलेगा। ये सुनकर मुकेश बिना कहे समझ गया कि शौर्य ने उन्हें जल्द से जल्द जाने के लिए कहा है। मुकेश ने भी तुरंत अपने हाथ जोड़े और शौर्य को होने वाले मुकाबले के लिए आशीर्वाद दिया और लंकेश को पकड़कर वापस इस पक्षी पर बैठकर वह वहां से निकल गया। ऊपर आसमान में खड़े होकर इस मुकाबले को देख रहा प्रधानाचार्य इस मुकाबले को देख रहा था, पर उसने इस मुकाबले को देखने के बाद भी शौर्य के तलवार तकनीक को नहीं समझा। ना ही लंकेश उसे कुछ करने में भी सफल हो पाया। निराशा से प्रधानाचार्य वापस चला गया। क्या आने वाले दिनों में शौर्य अपनी तैयारी कर पाएगा या फिर प्रधानाचार्य बार बार किसी न किसी मुसीबत को शौर्य के पीछे भेज देगा? क्या शौर्य साधना का दिखावा करने में कामयाब होगा?